सरकार द्वारा हर साल जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 50 लाख से अधिक अपराध होते हैं। कुछ अपराध के पीछे इतनी बड़ी मात्रा में बुद्धि और मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है कि आप भी हैरान हो जाएं। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो अपने मस्तिष्क के इस्तेमाल से, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से इतना बड़ा अपराध करते हैं, न केवल अपराध करते हैं बल्कि उस अपराध के माध्यम से धन को भी एकत्र करते हैं। व्यवस्था में खामियों को दूर करने से लेकर कानून लागू करने वाले अधिकारियों से बचने के नए तरीके खोजना, ये सब अपराधियों का काम रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूं हिंदुस्तान के बुद्धिमान अपराधी। अगर वो उस बुद्धिमान का अपराध की जगह अच्छी जगह इस्तेमाल करते तो शायद एक बड़े अधिकारी या फिर एक बड़े बिजनेसमैन हो सकते थे। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल मलकानी फेयर में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और मुझे बताइए कि आपका फेवरेट अपराधी कौन है, या आपको किस अपराधी की चालाकी या बुद्धिमानी सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलो फिर शुरू करते हैं। रुस्तम सोहराब नगरवाला भारतीय सेना में पूर्व कप्तान और खुफिया अधिकारी था, जो 24 मई 1971 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच से 60 लाख रुपए ले जाता है। सोचिए 1971 में 60 लाख की क्या कीमत हो सकती है, जबकि आज भी 2022 में ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है। अब आपको बताते हैं उसने अपराध किया कैसे। उसने मुख्य कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को फोन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके ऐसा किया। नगरवाले ने कैशियर को बताया कि ये एक महान राष्ट्र महत्व का मामला है और इसे जितना जल्दी किया जाए उतना जरूरी है। रुस्तम ने खुद बैंक में जाकर पैसा लिया और खुद को प्राइम मिनिस्टर का कुरियर बताया। उसने वेद प्रकाश को बोला कि कुछ दिनों बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर के रसीद ले लेना। कुछ दिनों बाद जब वेद मल्होत्रा रसीदों का दावा करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि धन के लिए ऐसा कोई अनुरोध किया ही नहीं गया था। मल्होत्रा ने धोखाधड़ी की पुलिस रिपोर्ट दर्ज की और नगरवाला को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकांश अमाउंट यानी कैश बरामद कर लिया गया। लेकिन यह मामला कई संदेह पैदा करता है, क्योंकि जब नगरवाला पर मुकदमा चल रहा था तब उनका मामला सिर्फ 10 मिनट तक चला और उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था तो उसकी वहां मौत हो गई। एक सेवारत खुफिया अधिकारी होने के नाते यदि उसने वास्तव में अपराध किया है तो उसे पकड़ना इतना आसान तो नहीं होना चाहिए था। जेल में रहते हुए अपने पत्र पे नगरवाला ने दावा किया कि वो अपराध के पीछे की सच्चाई को उजागर करना चाहता था, जो देश के लिए एक आंख खोलने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा हो ना सका। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे अपराधी की जिसने फ्लिपकार्ट को 20 लाख रुपए तक का चूना लगाया। दरअसल हैदराबाद में 32 साल का व्यक्ति वीरा स्वामी ने फ्लिपकार्ट को 20 लाख रुपए की ठगी की। उसने अपने माता, पिता, पत्नी, भाइयों और पड़ोस के लोगों के नाम पर मूल्यवान यानी महंगे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के ऑर्डर ऑनलाइन बुक किए। एक बार सामान डिलीवरी हो जाने के बाद वह नकली आइटम के साथ ओरिजिनल आइटम की अदला बदली करता और कॉल सेंटर को फोन करके शिकायत करता कि डिलीवर किया गया सामान खराब है, यानी उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। वो बड़ी ही चालाकी से मॉडल नंबर और प्राप्त आइटम कोड को लिख करके नकली वस्तुओं के चिपका करके वापस भेज देता था। उसने फर्जी ईमेल आईडी भी बनाई थी और विभिन्न खातों के माध्यम से बैंक भुगतान किया ताकि उसके विभिन्न खातों में पैसा वापस आ सके। एक बार पकड़े जाने के बाद उस पर 20 महीने में 200 से भी ज्यादा खरीदारी करने का आरोप लगा, जिससे फ्लिपकार्ट को 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम सभी ने हर्षद मेहता स्कैम का नाम सुना है, यहाँ तक कि स्कैम 1992 एक मूवी भी हर्षद मेहता पे बनी है। दरअसल शेयर मार्केट में इतना बड़ा घोटाला हुआ था कि आप हैरान हो जाएंगे। हर्षद मेहता, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिग बुल के नाम से जाना जाता था, बड़ी ही चालाकी से बैंकिंग सिस्टम में खामियों का फायदा उठाकर पैसों को निकालकर उन्हीं रुपयों को शेयर मार्केट में निवेश कर देता था। वो बड़े पैमाने में स्टॉक्स के हेरफेर में लग गया। मेहता इस नियम का उपयोग शेयर की कीमत में इस हद तक हेरफेर करने में कुशल था कि भारत में सीमेंट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक ACC जैसी कंपनी के शेयर को उसने 3 महीने में 200 रुपए प्रति शेयर के भाव से बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रति शेयर कर दिए। बाद में इस स्कैम को सुचित्रा दलाल, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, सामने लेके आई। इस घोटाले के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया बुरी तरह और बैंकिंग सिस्टम से 40 अरब रुपए ठग लिए गए। यही वजह से यह न केवल भारत का बहुत ही बुद्धिमानी से किया गया अपराध बन गया, बल्कि सबसे महंगा भी। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ 28 मामले दर्ज किए गए। दिसंबर 2001 में थाने की एक जेल में दिल की बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे घोटाले की जिसको कहा जाता है कि यह हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। इसमें मुख्य अपराधी था अब्दुल करीम तिलगी, जो कर्नाटका के खानापुरा स्टेशन पर फल बेचता था। यानी एक फल बेचने वाले ने कैसे भारत में नकली स्टैम्प पेपर छाप कर पैसे कमाए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसने लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला किया।
इसके बाद उसने नासिक सिक्योरिटी प्रेस के लोगों के साथ मिलकर कबाड़ी वाली मशीन, यानी वो मशीन जिससे स्टैम्प पेपर बनाया जाता है, उसको नीलामी में खरीद लिया। उसके पास वही उपकरण और तकनीक थी जो भारतीय सुरक्षा प्रेस के पास थी, यानी वह जिस स्टैम्प पेपर को छापता था वो भारतीय सुरक्षा प्रेस जैसा ही होता था। यह बताना बहुत ही मुश्किल था कि स्टैम्प पेपर असली था या नकली। उसने ऐसा करके न केवल बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स बल्कि इंश्योरेंस कंपनी तक को फेक स्टैम्प पेपर बेच डाले। इस काम के लिए उसने देश भर से 300 से भी ज्यादा एजेंटों को काम पर रखा और धीरे धीरे उसका यह धंधा बढ़ते बढ़ते अन्य शहरों में भी फैल गया। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 लोग नकली स्टैम्प पेपर के साथ जा रहे हैं। तेलगी को नवंबर 2001 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार सीबीआई को मामला की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तेलगी से व्यापक पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। साल 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की कैद की सजा सुनाई। अक्टूबर 2017 में तेलगी की 56 वर्ष की आयु में बेंगलोर में एक सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय ठग नटवर लाल की। बिहार के रहने वाले मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में जन्मे नटवर लाल पेशे से वकील थे। वो एक बहुत ही चतुर था और लोगों को ठगने के लिए 50 से भी अधिक उपनामों का इस्तेमाल करता था। उसने टाटा, बिरला, मित्तल और अंबानी सहित प्रमुख व्यापारियों को भी ठगा। बैंक में वो चेक में नकली साइन करके बहुत सारे पैसे चोरी करता था। उसने भारत के बेशकीमती स्मारकों को बेचा और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ी आसानी से ठग लिया। 3 बार ताजमहल, लाल किला 2 बार, राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि भारत की संसद को, जिसमें 545 सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारी के रूप में भोले भाले विदेशियों को बेच दिया। वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति के सिग्नेचर को भी बड़ी आसानी से कॉपी कर लेता था। नटवर लाल पर पूरे भारत के 8 राज्यों की पुलिस द्वारा 100 से भी ज्यादा केस चल रहे थे, जिसके कारण उसे 113 साल की जेल हुई। इसमें भी उसने मुश्किल से 20 साल की कैद की सजा काटी। उसे 9 बार गिरफ्तार किया गया था और हर बार वो साहस करके भाग निकलता। एक घटना में उसने एक पुलिस अधिकारी की वर्दी चुरा ली और जेल से बाहर आ गया। साल 1946 में 84 साल का था जब उसे आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था। इस बार भी वह भागने में सफल रहा। उस दौरान उसे कानपुर जेल से इलाज के लिए दिल्ली की एम्स ले जाया जा रहा था। पुलिस सुरक्षा के बावजूद जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो गायब हो गया। तब से उसे कभी नहीं देखा गया। उसके जीवन की तरह उसकी मृत्यु भी एक रहस्य थी। वकीलों ने दावा किया कि 25 जुलाई 2009 को उसकी मौत होगी, लेकिन उनके भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने दावा किया कि 1946 में रांची में उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो कमेंट करके बताइए आपको किस अपराधी की चालाकी सबसे ज्यादा पसंद आई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।